Good evening, students. गुड Are you इवनिंग। able to hear my audio and video? मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोग तक क्लियर जा रही है बेटा? यस सर। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, सो माय नेम इज मंजीत महाराज और मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। तो बच्चों, केमिस्ट्री को कितना इंटरेस्टिंग बना पाऊं आप लोगों के लिए। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं, कोई भी चीज इंटरेस्टिंग कब होती है, मुझे बता सकते हो आप क्या? सर जब हम उसके बारे में अच्छे से जान सके। यस, जब हमारे पास कोई रीजन रहे कोई भी चीज करने का, तब वो चीज जाके इंटरेस्टिंग होती है कि नहीं? तो केमिस्ट्री पढ़ने का क्या रीजन है, चलो हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। एक बार रीजन मिल जाएगा केमिस्ट्री पढ़ने का, तो ये सब्जेक्ट खुद ब खुद इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग एक बार हुआ तो मार्क्स दौड़े दौड़े पीछे आएगा आपका। आप एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो? वी एग्री करते सर। एग्री करते हो ना? तो चलिए Yes, ये sir. वंडरफुल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, एक बहुत ही सिंपल डिस्कशन के साथ। Why it is stuck? ओके, सबसे पहले यदि मैं केमिस्ट्री का डेफिनेशन आपके साथ बात करूं, तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे। जरा एक बार पढ़ना इसको। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंजेस इट अंडरगोस। बोलने का मतलब क्या है? केमिस्ट्री पढ़ाई है मैटर की। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि मैटर को डिफाइन करने के लिए जो दो which occupies some mass and having some volume is known as matter. यस, वो दो चीज मास और वॉल्यूम नेसेसरी होती है मैटर को डिफाइन करने के लिए। अब कोई बालक मुझे ये बताएगा कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी किलोग्राम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाई करते हैं उन चीजों की जिसके पास कुछ मास है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई करता है, और साथ में हम पढ़ते हैं कि उसमें कौन से चेंजेस होते हैं। मतलब चेंजेस का मतलब कौन से रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में। तो बेसिकली मैटर और मैटर की रिएक्शन की पढ़ाई होती है केमिस्ट्री। तो आप लोगों को बेटा केमिस्ट्री का मतलब तो समझ आ गया ना कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं। क्लियर? यस सर। चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। आपको अपने स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिख रही है? Yes, sir. यस सर। तो ये जो आंख दिख रहा है आपको, ये जो डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, कुछ साग सब्जियां दिख रही है, कुछ गाड़ियां दिख रही है, इसका केमिस्ट्री से कुछ रिलेशन है क्या? क्या आपको लगता है क्या? यदि केमिस्ट्री के टीचर ने कुछ चीज आपको दिखाया है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रिलेशन है केमिस्ट्री से। पहले ये जान लो कि केमिस्ट्री का आपके डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक इंसान को आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे इसके दिमाग में जो सारे चीज चल रहे हैं, इन्होंने एक पेपर के टुकड़े पे लिख के रखा है। मतलब उसके फीलिंग्स, इंसान का हड्डी, स्केलेटल सिस्टम, तो ये सारे जो इमेजेस यहाँ पे हैं, क्या किसी को लगता है कि केमिस्ट्री की कुछ रिलेशन है इन सब चीजों के साथ कि नहीं है? ये भी बता दो। सर रिलेशन है सर, बिकॉज ऑल आर मैटर्स। यस, ऑल आर मैटर, ये तो मानता हूं। चलो ऑल आर मैटर, तो केमिस्ट्री के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, पर मैटर से आगे बढ़ के और देखते हैं कि केमिस्ट्री की इन चीजों को के साथ क्या रिलेशन है। बच्चों यदि मैं बात करूं आपके विजन की, मतलब आपकी आंखों की,
आपकी आंखें जो आपको मदद करती है चारों ओर के चीजों को देखने में, वो केमिस्ट्री की वजह से किस तरह होती है देखिएगा। देयर इज अ केमिकल दैट इज नोन एज रेटिनल। एक केमिकल होता है जिसका नाम है रेटिनल। इसका केमिकल फॉर्मूला है C20H28O। ये जो केमिकल है रेटिनल, ये हमारे आंखों में सिक्रेट होती है और इसका काम है रोशनी को एब्जॉर्ब करना। और जब हमारी आंख रोशनी को एब्जॉर्ब करती है तब हम उस पर्टिकुलर चीज को देख पाते हैं। मुझे एक बात बताना, यदि ये जो केमिकल मैंने बताया ये आपके आंखों में सिक्रेट नहीं होगी तो क्या आपकी आंख उस रोशनी को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नो सर। नो सर। ये केमिकल रेटिनल ही रोशनी को एब्जॉर्ब करती है या लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ये नहीं रहेगा तो आपके आंखों में लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी और आपकी विजन नहीं होगी। तो आपको अब तो यकीन हुआ कि आपके विजन के पीछे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है। मानते हो कि नहीं? यस यस सर। चलिए आपकी फीलिंग की बात करता हूं। आपकी फीलिंग्स में क्या आता है बताओ? खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है। आपको मालूम है आपकी हैप्पीनेस जो होती है इट इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल दैट इज नोन एज सेरोटोनिन। इस केमिकल के वजह से आपको खुशी फील होती है जिसका फॉर्मूला है C10H12N2O। ये कार्बन की कंपाउंड है। यदि ये केमिकल आपके शरीर में सही ढंग से सिक्रेट नहीं होता है तो आपको खुशी फील नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आपके खुशी के पीछे एक केमिकल है जिसका नाम है सेरोटोनिन। दूसरी केमिकल यदि मैं आपके सामने जिक्र करूं, डोपामीन। आप लोगों ने इसका नाम सुना है क्या बच्चों? बायोलॉजी के कुछ बच्चों ने सुना होगा इसका नाम। किसी ने डोपामीन का नाम सुना है क्या? यस सर। देखो, डोपामीन एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है C8H11NO2। इस केमिकल को बोला जाता है मोटिवेशन केमिकल। मतलब कि जैसे आपने दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे IIT निकालना है, मुझे मेडिकल निकालना है, और यदि आप रोज नियमित रूप से पढ़ाई करते हो उस दृढ़ संकल्प के हिसाब से, तो इस केमिकल की बैलेंस आपके शरीर में बनी रहेगी और आप मोटिवेटेड रहोगे। और इसकी बैलेंस इधर उधर हुई तो आपके अंदर की मोटिवेशन खत्म। तो आपके मोटिवेशन के पीछे, आपकी खुशी के पीछे कहीं ना कहीं कोई केमिकल इन्वॉल्व है। एक और केमिकल है जिसके बारे में आप जान ही लो, इसके बारे में आपने नाम भी सुना होगा, ऑक्सीटोसिन। ओके, देयर इज अ केमिकल नोन एज ऑक्सीटोसिन जिसकी फॉर्मूला काफी लंबी चौड़ी है, C43H66N12O12S2। ये केमिकल आपको सोशल बॉन्ड्स बनाने में मदद देते हैं, आपके फैमिली के प्रति प्यार, आपके दोस्तों के प्रति अट्रैक्शन इत्यादि, इन सब चीजों को ये ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। और यदि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन का मात्रा का बैलेंस सही नहीं रहता है तो मान लो बच्चों कि आपके अंदर में चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने कहीं ना कहीं ये बात माना कि नहीं माना कि आपके फीलिंग के पीछे कोई केमिकल्स हैं कि नहीं है? है ना सर है। अब मुझे एक बात बताओ, आप जो खाना खाते हो, आप खाना क्यों खाते हो मुझे बताओ तो? प्रोटीन्स के लिए, विटामिन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए। ये प्रोटीन्स, ये विटामिन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, ये क्या है? ये तो केमिकल्स ही हैं। तो बेसिकली हम लोग जो खाना खाते हैं इट्स बिकॉज ऑफ द केमिकल्स वी नीड टू रन आवर बॉडी। तो हम लोग जो खाना भी खा रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ केमिकल्स इन फूड्स।
यदि फूड्स में केमिकल्स नहीं रहेगा, प्रोटीन्स नहीं रहेगा, विटामिन नहीं रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेगा, तो आप खाना नहीं खाओगे, क्योंकि आपको फिर उससे एनर्जी ही नहीं मिलेगी। स्केलेटल सिस्टम बनता है बोन्स से, हड्डियां से बनती है ना। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि बोन्स को कौन सा केमिकल स्ट्रेंथ देता है? आपने जूनियर क्लास में पढ़ा? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। कौन बालक मुझे कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताएगा? देखते हैं किसको याद है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने आए हो तो पीछे का चीज कहीं भूल तो नहीं गए हो? ये PO4 PO4 होल 2। वेरी। और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है PO4 3-, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये आपके हड्डियां में नहीं रहेगी तो क्या आपके हड्डी को स्ट्रेंथ मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। तो बेटा आप मुझे बताओ कि आपके बॉडी को जो हड्डियां सपोर्ट करती है वो केमिकल के वजह से खड़ी है कि नहीं है? सर केमिकल की वजह से ही खड़ी है कि नहीं? अब चलो आते हैं वर्क वी डू। हम जो काम करते हैं बेटा, आपको मालूम है हम जो खाना खाते हैं वो हमारे अंदर में जो स्टोर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, सबको मालूम होगा, है कि नहीं? हम जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी में वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब ग्लूकोज को हम बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज जो बर्न होता है, एक रिएक्शन होती है, तब जाके हमें एनर्जी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और एनर्जी निकलती है। ट्रांसपोर्ट, ये जो गाड़ियां देख रहे हो वो चारों ओर, मुझे बच्चों बताना ये जो गाड़ियां चलती है वो किसकी वजह से चलती है? पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल डीजल उसमें डालते हैं तब आपकी गाड़ियां चलती है। तो पेट्रोल डीजल का क्या होता है गाड़ी में? कंबशन होता है। तो कंबशन क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। तो ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी, कार है, बसेस हैं, ये सब कैसे चलते हैं? पेट्रोल डीजल कंबशन करता है, तब जाके जो एनर्जी निकलती है उससे चक्के घूमते हैं। तो मुझे एक बात बताना, वो गाड़ियों के अंदर यदि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो क्या गाड़ियां चलेगी? नो सर। अरे सब बोलो, सब क्यों नहीं बोल रहे हो? चुप हो सब। आपको समझ आ रही है ना कि केमिस्ट्री आपके जीवन में है कि नहीं है? यस सर। है ना? चलिए आप बेटा बात करते हैं एक दुख वाली बड़ी बात की, पेन्स ऑफ ह्यूमन। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या है बता सकते हो? डिसीजेस, बीमारियां, है कि नहीं? हम ये एक बात यस सर। बीमारियां होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर हमें क्या देता है? मेडिसिन। और मेडिसिन क्या होते हैं? केमिकल। तो डॉक्टर आपको सिर्फ देख लेगा तो आप ठीक नहीं हो। मेडिकल साइंस इज रनिंग बिकॉज ऑफ केमिकल्स। वो आपको केमिकल्स देते हैं दवाइयों के रूप में, तब जाके आपका शरीर ठीक होता है। तो आप लोग बच्चों मानते हैं बड़े होके बहुत बड़े बड़े कुछ डॉक्टर्स बनेंगे। तो जब आप डॉक्टर बनोगे तो दुनिया का पेन को तो आप खत्म करोगे, ये तो पक्की वाली बात है। और दुनिया का पेन को खत्म करने के लिए केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। तो मैं एक सिंपल सा बात बोल रहा हूं, क्या आपको कुछ रीजन मिला केमिस्ट्री पढ़ने का? यस सर। यस सर। मिला ना? आप जो देख रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, दुनिया का दुख को दूर करना है तो केमिस्ट्री जरूरी है कहीं। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने का हमारे पास काफी रीजन है, और ये सब्जेक्ट को यदि आप पढ़ते हो तो आप प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो पहले। यस सर। यस सर। आपको एक रीजन मिल गई केमिस्ट्री पढ़ने की, तो ये सब्जेक्ट अब इंटरेस्टिंग खुद ब खुद होगा, चिंता मत करो।
क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो अपने टीचर से जरूर पूछो कि सर ये सब्जेक्ट मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसकी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तभी वो सब्जेक्ट को पढ़ना है। केमिस्ट्री की डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। हमारी आंखों के पीछे डॉक्टर्स हैं, साग सब्जियां हैं, हमारे फीलिंग्स हैं या स्केलेटल सिस्टम है, सबके पीछे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है। अब मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, एक केमिस्ट्री का बहुत प्यारा सा कोट मेरे दिमाग में आता है जो मैं अक्सर शेयर करता हूं अपने बच्चों से। बच्चों, इस कोट को एक बार पढ़ना आप लोग, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं। पी लूं पानी? Yes. यस Yes, सर। sir. अब तब तक ये कोट पढ़ो। कुछ समझ आया? No, sir. क्या समझे? No, sir. नहीं समझ आई? No, नहीं sir. सर। We are a bunch of atoms. हमारा शरीर क्या है? एक एटम का गुच्छा है कि नहीं? है कि Yes, sir. हमारी बॉडी कैसे बनी है? बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हुए हैं एक जगह, तब हमारा जाके शरीर बना है। हम लोग जो अपने चारों ओर चीजों को देख रहे हैं, ये पेन, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, आपकी मोबाइल, ये दीवार, ये सारे क्या हैं? ये भी एटम का गुच्छा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बोलने का मतलब हम एटम के गुच्छे हैं। हम अपने चारों ओर जो चीजों को देख रहे हैं वो भी एटम का एक गुच्छा है। और ये सारे चीज जो हैं वो कहां पे हैं? धरती पे है। और ये धरती भी क्या है? एक एटम का गुच्छा ही तो है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि हम एटम के गुच्छे हैं। हम अपने चारों ओर जो चीजों को देख रहे हैं वो भी एटम का झुंड है। और जो ये सारा चीज जिस पे है, अर्थात इस धरती पे है, ये धरती भी तो एक एटम का गुच्छा ही। तो बोलने का मतलब, यदि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ? Atoms. एटम्स। एटम। बड़ा सिंपल सा जवाब आया कि हर चीज बनी हुई है एटम से। तो मैं बेटा यदि एक बात आपसे पूछूं कि हर चीज यदि बना हुआ है एटम से, मैं एटम से, आप एटम से, ये दीवार एटम से, ये पानी का बोतल एटम से, हर कुछ एटम से, तो हर चीज की प्रॉपर्टी अलग क्यों है? सबका प्रॉपर्टी तो सेम होना चाहिए। Sir, हर क्योंकि चीज एटम से हर बना टाइप का हर चीज एटम से बना हुआ है, तो सब चीजों की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है? इसको हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल सा रिएक्शन से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सोडियम को मैंने पानी में डाला है। ये जो नीचे में एक रिएक्शन देख रहे हो, इसमें सोडियम को पानी में डाल दिया गया है। अब कौन बालक मुझे बताएगा कि सोडियम को यदि पानी में डाला जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? Na2O plus H2 gas. गलत गलत। जल्दी से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि Sir, सोडियम? NaOH plus H2. वेरी गुड, वेरी गुड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और मुझे ये रिएक्शन बताना बहुत आस्ते आस्ते होती है कि बहुत फास्टली होती है? Sir, very fastly. वेरी फास्टली होती है, मतलब बहुत विगरस रिएक्शन होती है, बहुत तेज रिएक्शन होता है। तो सोडियम को जब मैंने पानी में डाला तो उसका रिएक्शन बहुत तेजी से हुआ, यहां तक इतनी हीट निकलती है कि आग तक पकड़ लेता है। तो आपने ये रिएक्शन जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। अब वहीं यदि कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में छोड़ देते हो तो इसमें क्या लग जाता है? Rust. रस्ट लग जाता है। तो बच्चों मुझे कौन बताएगा कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O. बहुत सही, Fe2O3.XH2O, रस्टिंग। अब मुझे रस्टिंग बताना, ये एक फास्ट प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस? Slow Slow. process. स्लो प्रोसेस है। देखो बेटा,
सोडियम भी बनी हुई है एटम की, आयरन भी बनी हुई है एटम की, बट इसका पानी के साथ रिएक्शन बहुत तेज है, इसका पानी के साथ रिएक्शन स्लो है। वहीं ये देखो एक सोना पड़ा हुआ है पानी में, और सोना क्या पानी के साथ रिएक्ट करेगा? No, sir. नो रिएक्शन। तो गोल्ड भी तो बनी हुई है एटम की। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो उठता ही है कि हर चीज जब एटम से बना हुआ है तो सबके प्रॉपर्टी में इतनी डिफरेंस कहां से आ रही है? तो आप लोग एज अ केमिस्ट्री का स्टूडेंट एक सिंपल आंसर तो दे ही दोगे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर Different. डिफरेंट। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1. 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यदि मैं बात करूं वहीं नियॉन का, तो कोई दूसरा बच्चा मुझे बताना, सेम बच्चे का आंसर आ रहा है, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8. 8 होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम यदि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है? Yes, Yes. sir. मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन फटाक से निकाल देगा। वहीं नियॉन क्या इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा? No, sir. नो सर। तो ये जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन फटाक से किसी को देगा और फटाक से किसी के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए इसकी रिएक्शन तेज होती है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो बोलने का मतलब, यदि चीजों की प्रॉपर्टी को समझना है तो आपने एटम के अंदर में झांका कि नहीं झांका? बिना एटम के अंदर गए क्या आप चीजों के प्रॉपर्टी को समझ सकते हो? बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं, है ना? तो हम एटम के अंदर में जब तक नहीं एंटर करते हैं तो चीजों की प्रॉपर्टी नहीं समझ आती। तो बोलने का मतलब कि एटम के अंदर में जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, वो कितनी है किसमें, वो तो हमें जानना ही पड़ता है। और साथ में वो किस तरह से अरेंज्ड है उस एटम के अंदर में, वो भी हमें जानना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? हमें एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना जरूरी है यदि चीजों की हम प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते? Yes, sir. मानते हैं सर। है ना? तो जब तक आप एटम के स्ट्रक्चर को ना समझ लो तब तक आपको चीजों की प्रॉपर्टी नहीं समझ आएगी। और जब तक चीजों की प्रॉपर्टी नहीं समझ आएगी, आप क्या डे टू डे लाइफ में उस चीज का कोई एप्लीकेशन कर सकते हो? आपको बोलेगा कार बनाने, तो क्या आप सोडियम का कार बना दोगे? नो सर। बिल्कुल नहीं। यदि सोडियम का कार बनाओगे तो क्या होगा? सब बहुत जल्दी रिएक्ट करके मतलब जैसे आग लग बाहर जाएगा। निकलेंगे, पानी गिरेगा, आग लगेगा, है ना? तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते जो काफी रिएक्टिव, इसमें स्ट्रेंथ है, जैसे लोहा, उसको कार बनाने में यूज कर सकते हैं। तो चीजों की प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको एटम की स्ट्रक्चर को समझना ही पड़ेगा। तो बच्चों, आपके क्लास 11th का एक चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपके चैप्टर 11 का एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बिना अच्छे से समझे आप केमिस्ट्री के बेसिक्स को नहीं समझ सकते। क्लास समझे बात को? तो यदि केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझना है तो आपको ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। है ना? तो केमिस्ट्री का भले 11th में ये दूसरा चैप्टर है, बट हम लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को यदि हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री के बाकी चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो वी विल बिगिन विद दिस चैप्टर। आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। स्टार्ट किया जाए? यस सर। चलो,
अब आपको एक रीजन तो मिल गया ना केमिस्ट्री पढ़ने का बच्चों। यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। और ये देखो बच्चों, ये भी जान लो, केमिस्ट्री पढ़ने का तो रीजन मिल गया, अब साथ में ये भी जानो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने का क्या रीजन है। ये चैप्टर पढ़ने का क्या रीजन है, ये तो आपको समझ आ गया ना। यदि चीजों की प्रॉपर्टी को समझना है तो एटम के अंदर में झांकना है पड़ेगा। तो चलिए एटम के अंदर में हम लोग झांकते हैं। अच्छा एक बात मुझे बता देना, मेरी ऑडियो सही से सुनाई दे रही है ना आपको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? नो सर। और बोर्ड में जो लिखी हुई है वो साफ दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम के अंदर में आप घुसते हैं थोड़ा। हाँ, इमेजिंग एटम्स, ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। इमेजिंग एटम देखो बहुत प्यारा सा चीज है, देखो ध्यान से। इमेजिंग एटम मतलब एटम को जब देखने की बात होती है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि एटम को यदि कोई मॉडर्न टेक्निक से या कोई मॉडर्न डिवाइस से देखा जाए तो वो कुछ इस तरह लगेगा। आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि यदि एक सिंगल एटम को कोई बहुत मॉडर्न डिवाइस से देखोगे जूम करके तो कुछ ऐसा दिखेगा? आप मानते हो कि नहीं मानते हो, मुझे बताना जरा। यस सर। यस सर। यस सर। कितने बच्चे? अरे सारे 26 मतलब 25 बच्चे हैं, बस 2 ही बच्चों की आवाज आ रही है। आप मानते हो कि एटम आपको ऐसा दिखेगा, बट मैं आपको बता दूं बेटा, एटम आपको ऐसा नहीं दिखेगा। एटम एक परफेक्ट गोलकार जैसा चीज नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग मुझे बताना कि एटम को यदि आप देखने का कोशिश करोगे तो कौन सा डिवाइस यूज करोगे? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज करोगे। सब बच्चों को यही लगता है? यस सर। यस सर। ओके, किसी बच्चे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला था। चलो अब आएंगे हम लोग उस टॉपिक पे। बेटा एक बात जान लो, माइक्रोस्कोप यूज करता है चीजों को जूम करने के लिए लाइट। आपको मालूम है ना, माइक्रोस्कोप लाइट का यूज करता है चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए, जानते हो ना? यस सर। एक बात जान लो, दुनिया का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप एक एटम को नहीं देख सकते हो। कुछ चीज सुनाई दिया? यस सर। दुनिया Yes, के sir. सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप एटम को नहीं देख सकते हो। एटम इतनी छोटी होती है। एटम को देखने के लिए एक टेक्नोलॉजी का खोज किया था आईबीएम ने। आपने आईबीएम का नाम सुना है बेटा? कोई बच्चा आईबीएम कंपनी का नाम सुना है? नो सर। ये एक सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आप लोग इंजीनियर्स बनोगे तो आपका ये ड्रीम कंपनी रहेगी। जो भी इंजीनियर बनेंगे उनका ये ड्रीम कंपनी होता है आईबीएम। आपको मैं बता दूं, आईबीएम ने एक टेक्नोलॉजी का खोज किया था, एसटीएम। इस टेक्निक को बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब ये टेक्निक है क्या, इसके डेप्थ में आपको नहीं जाना है, इसके बारे में आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे। बट ये जान लो, एटम्स को देखने के लिए, एक सिंगल एटम को देखने के लिए ये वाली डिवाइस का यूज होता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज होता है। ओके, अब इस डिवाइस से यदि एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, दांत के जैसा। देखो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना बेटा, ये जो फिगर आपको दिख रही है, यहाँ पे लाल लाल जो सरफेस दिख रहा है ना, ये कॉपर की सरफेस है। और कॉपर के सरफेस पे एक एक आयरन का टुकड़ा रखा हुआ है, एक एक आयरन का एटम रखा हुआ है। और एक एक आयरन का एटम को यदि आप इस टेक्निक से देखते हो तो कुछ ऐसा दांत जैसा आपको दिखेगा। एटम आपको परफेक्ट स्फीयर इस तरह नहीं दिखेगी। एटम कुछ ऐसा दांत जैसा दिखता है जब आप उसको कोई दूसरे सरफेस पे रखते हो।
तो देखो, आपको इस डिटेल्स में उतना नहीं घुसना है, बट मैं आपको ये दिखा देना चाहता था कि एक सिंगल एटम दिखता कैसा है। ये टेक्निक क्या है, एक एक सिंगल एटम को किस तरह दूसरे के सरफेस पे रखे हैं, इसके डिटेल्स में बिल्कुल आपको नहीं जाना है। बस ये जाननी है एटम नहीं होता। बेटा आप लोग प्लीज, किसी का माइक ऑन है, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज बंद करो। आई रिक्वेस्ट कि किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए आप। हो गया बंद? चलिए। ओके, बाकी बच्चों को आवाज क्लियर जा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, आपके बात दिमाग में ये बात क्लियर हो गई ना कि एटम कैसा दिखेगा। यदि एक एक सिंगल एटम को दिखा जाए तो इस तरह दांत के जैसी दिखेगी। ये परफेक्ट स्फीयर एटम नहीं होता है। ओके, आइडिया ये है एक सिंगल एटम कैसा दिखेगा। बाकी आपको इसके बारे में उतना डिटेल्स में कुछ जाना नहीं है, बस देख लो कि एक एटम कैसा दिखेगा यदि एक सिंगल एटम किसी के ऊपर में रखा हो। सर वन सिंगल एटम सर, ये मतलब कौन शेप में है कि सर मतलब ये पूरा नहीं वन? ये एक सिंगल एटम दांत के शेप में, एक सिंगल एटम। ओके। चलिए, तो आप लोगों ने एटम को देख लिया और चलो Yes, sir. हम लोग एटम को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे एकदम स्टार्टिंग के दिनों में चलते हैं। एकदम स्टार्टिंग के दिनों में जब एटम के बारे में जस्ट जिक्र स्टार्ट हुआ था, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले 400 बीसी की बात है। डेमोक्रिटस नाम का एक ग्रीक इंसान ने क्या बोला था? उसने बोला था कि ये जो मैटर बनी हुई है, ये छोटे छोटे अलग अलग, ये डिस्क्रीट शब्द का मतलब होता है अलग अलग। तो डेमोक्रिटस ने बोला था ये जो मैटर है वो बनी हुई है छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल्स से, जिनको हम आज के दिन में एटम नाम से जानते हैं। तो बेटा ये जान लो, 2500 साल पहले कहीं ना कहीं ये बात हुई थी कि कुछ छोटा छोटा चीज जिसको हम एटम बोल सकते हैं, उससे मैटर बनी हुई है। अंडरस्टूड? तो ये डेमोक्रिटस ने 2500 साल पहले ये बात बोली थी। ओके, फिर समय थोड़ा आगे बढ़ा तो एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट क्या बोलो, लोग साधु संत होते थे। तो एरिस्टोटल नाम के एक संत ने ये बोला था कि मैटर जो बनी हुई है ना, वो 5 तत्वों से बनी हुई है। वो 5 तत्व हैं: वायु मतलब एयर, जल मतलब वाटर, आकाश मतलब स्काई, पृथ्वी मतलब अर्थ, और अग्नि मतलब फायर। तो एरिस्टोटल ने एक बड़ा अजीब सा बात बोला था कि ये जो हमारे मैटर है चारों ओर, हर कुछ, हमारा शरीर, हर कुछ बनी हुई है 5 तत्वों से मिलके: एयर, वाटर, स्काई, अर्थ और फायर। बट इनके ये जो थॉट्स थे, इनका कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दे पाया। तो इनकी जो थ्योरी थी पूरी बैडली फेल हो गई। ओके, और एरिस्टोटल के ये कॉन्सेप्ट को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। फिर समय जैसे आगे बढ़ा तो आपने ये थ्योरी पढ़ी हुई है, 1808 की बात है। डाल्टन ने पहला थ्योरी दिया, दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। आपसे ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है बालकों कि पहला साइंटिफिक थ्योरी, देखो ये डेमोक्रिटस और एरिस्टोटल जो भी बात कर रहे थे वो सारे वो लोग अपने सोच से बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है। बट पहला साइंटिफिक थ्योरी किसी ने दिया था, तो वो कौन थे? जॉन डाल्टन थे। ओके, अब डाल्टन ने क्या बोला था ये सभी को मालूम है, आप जूनियर क्लास में भी पढ़ते हो। डाल्टन ने बोला था कि मैटर बनी हुई है छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको हम बोलेंगे एटम। सबको मालूम है ना ये चीज कि मैटर बनी हुई है छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब उसको फर्दर और सब डिवाइड नहीं किया जा सकता।
मुझे ये बताओ कि क्या ये थ्योरी अभी करेक्ट है कि गलत हो चुकी है? No, sir, not correct. क्यों करेक्ट नहीं है? कौन बताएगा मुझे? कौन बालक Sir, बताएगा? because एटम के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी Yes. हो चुका है। मैटर के बारे में बोला गया था कि मैटर बनी हुई है एटम से, जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट आज हम जानते हैं कि मैटर को प्रोटॉन, मतलब एटम जो है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसमें सब डिविजिबल पार्ट्स हैं। और उन्होंने बोला था कि एटम जो सेम एलिमेंट के होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे एक कैल्शियम का टुकड़ा आपने इंडिया से लिया और उसमें कैल्शियम के एटम्स है, और एक कैल्शियम का टुकड़ा आपने पाकिस्तान से लिया, क्या इस पाकिस्तान वाले एटम का कैल्शियम और इंडिया वाले एटम का कैल्शियम का जो एटम है वो डिफरेंट होगा क्या? No, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं। एटम यदि सेम एलिमेंट से लेते हो तो उसका सेम होता है, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे एक कैल्शियम का एटम लो और एक लोहा का एटम लो, क्या दोनों सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। No, sir. No, sir. यस। अब तो ये तो दूसरी थ्योरी थी उसकी। तीसरी थ्योरी थी कि कंपाउंड्स बनते हैं जब एटम्स अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन करती है एक फिक्स्ड रेशियो में। बच्चों देखो, NaCl बना, तो NaCl जो बना है सोडियम क्लोराइड, उसमें सोडियम और क्लोरीन किस रेशियो में कंबाइन किया है? 1:1. 1:1 में कंबाइन किया है। तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किया है कि नहीं किया है? Yes, sir. किया है sir. MgCl2 में किस रेशियो में कॉम्बिनेशन हुई है? 1:2. 1:2 में। एल्युमिनियम क्लोराइड में किस रेशियो में कॉम्बिनेशन होती है? 1:3. 1:3 है ना। चलिए, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अब लास्ट उनका जो एक और थ्योरी है वो बोलता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, कोई नया चीज नहीं बनता है। जैसे कि मैं सिंपल आपसे एक बात करूं, एक सिंपल आपसे मैं यदि बात करूं, देखो, मानो मैं रिएक्शन करवाता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का, तो क्या प्रोडक्ट बनता है बताओ तो जल्दी से? NaCl plus H2O. NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन में हुआ क्या है? ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में जुड़ गई, बना NaCl, और ये H और ये OH आपस में जुड़ के बना वाटर। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में हुआ Exchange क्या? of ions. जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स हुए। कोई नया चीज क्रिएट हुआ क्या, या कोई चीज बर्बाद हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। जस्ट No, क्या sir. हुआ? एटम एक दूसरे में रीऑर्गेनाइज हो गए। तो ये डाल्टन के कुछ थ्योरीज हैं जो आप सभी को मालूम है बहुत अच्छे से। इसके बारे में मुझे डिटेल्स में बताने की कोई जरूरत नहीं। तो बच्चों, यहां तक आइडिया क्लियर है कि नहीं है? Sir, Clear है sir. but second point में तो sir isotopes आते हैं ना sir. वो भी तो रिजेक्ट हो गया ना, वो भी थ्योरी रिजेक्ट हो गया बेटा। डाल्टन के अक्सर थ्योरी रिजेक्ट हो चुके हैं, बट डाल्टन ने दिया था तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। ओके, डाल्टन के अक्सर थ्योरी रिजेक्ट हो गई है, सिवाय लास्ट वाली सही है। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे बढ़े। तो ये तो बात हो गई एकदम स्टार्टिंग के दिनों में, जहां पे मैटर के जो कॉम्पोजिशन एटम होती है उसके बारे में हल्का फुल्का बात हुआ था। अब हम लोग आएंगे है ना। अरे कौन है बाबू, थोड़ा बंद कर लो। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग। मौसमी, आपने जो ग्रीन पेन से लिखा उसको थोड़ा मिटा दोगे, क्योंकि मैं उसे मिटा नहीं सकता हूँ, दिक्कत ये। चलो ठीक है, रहने दो। आई रिक्वेस्ट, कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं लिखेगा यहाँ पे, नहीं तो आपको जो नोट्स मिलेगी उसमें दाग रहेगा। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सबका डिजिटल नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। ओके सर वो गलती से इट्स ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप मिटा सकते हो तो उसको मिटा दो। ओके, क्योंकि मेरे से वो नहीं मिटेगा। चलिए ठीक है, रहने दो। अब हम लोग बात करेंगे उन ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। देखो,
ये जो अक्सर जो बातें मैंने अभी तक किया ना, वो सिंपल सी बातें हैं, वो सारे रिजेक्ट हो गए थे लगभग। बट आज हम बात करने वाले हैं उन ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जिनके वजह से आज एटम को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये पहला जो तस्वीर है वो किनका है? किसको मालूम है? गेस करो, कोई भी बच्चों, कोई भी बता सकता है क्या? किसी को नहीं मालूम? No, sir. ही इज ग्रेट जे थॉमसन। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. अब जे थॉमसन ने एटम के बारे में क्या बताया था, कौन मुझे बताएगा? किसी को याद है? बेटा जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। जे थॉमसन पहले शख्स थे जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, इनका चेहरा देख के कोई बता सकता है कि ये कौन है? आपको E. मालूम है? Goldstein. बोलिए, गेस करो बेटा, गेस करो, चलो देखते हैं। E. Goldstein. रथरफोर्ड, ही इज रथरफोर्ड। आपको मालूम है रथरफोर्ड ने एटम के किस चीज के बारे में बताया था? Proton. न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर ईशान। वेरी गुड ईशान। रथरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था और 1911 में ये खोज हुई थी। 1911 में न्यूक्लियस का खोज हुआ था। अब थर्ड पर्सन के बारे में आपको मालूम है, केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी 25 लाख पे ये क्वेश्चन आया था कि ये इंसान कौन है और इसने क्या का खोज किया था। कोई पहचान सकता है क्या इसको? Bohr. गेस करो बेटा, देखते हैं कौन पहचानता है। पढ़ाई कर रहे हो तो मजे से पढ़ाई करो, मस्ती से। देखो, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है पढ़ाई में। चीजों को पहचानना, चेहरे को पहचानना। आप भी कुछ समाज के लिए करके जाओगे तो आपके भी चेहरे देख के लोग पहचानने चाहिए। ये है, आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, जिनके बारे में, अच्छा बेटा सबके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या किया था। रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का तो खोज कर लिया था, बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में आर.ए. मिलिकन ने बताया था। रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। कौन बालक मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? कौन बताएगा? क्या हो गया? सब कुछ 1.6 into 10 to the power minus 22. नहीं, कूलम। गलत है, गलत, गलत जवाब। बच्चों जल्दी बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। वेरी गुड। किसने बोला? बच्चा अपना नाम बता दो मुझे, क्योंकि मैं आवाज से आप पहचानूंगा आप लोगों को। किसने बोला? नाम तो बता दो बेटा। नाम नहीं है क्या आपका? चलिए, नाम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन इनको पहचानेगा। ये बहुत ग्रेट इंसान है। कौन है? Bohr. नील बोर। ही इज नील बोर, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़े हैं कि इन्होंने फेमस मॉडल दिया था। नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम, है ना? बोर मॉडल ऑफ एन एटम आई थी 1913 में। 1913 में बोर की मॉडल आई थी। और रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट जो किया था, उन्होंने 8 साल एक्सपेरिमेंट किया था, 1906 से लेके 1914 तक। तो लास्टली जाके 1914 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर किया था। गॉट इट? और नील बोर ने फेमस मॉडल दिया था, बोर मॉडल ऑफ एन एटम,
जिसके बारे में थोड़ा मोड़ा आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द ग्रेट। देखो ये हंसता हुआ इंसान को कोई पहचानता है क्या? कोई नहीं पहचानता होगा, मुझे मालूम है। अच्छा बेटा एक बात मैं बता दूं, जितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर में इनके बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ना है कि इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग पढ़ लेंगे ना तो एटम को बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। बड़ा मजा आने वाला ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फुल फंडा से भरा हुआ चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, जिससे आपको प्रकृति की समझ बहुत अच्छे से हो जाएगी। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये जो इंसान है इनका नाम है डी ब्रॉगली। आप विश्वास करोगे ये एक हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, ये क्लास 12 तक हिस्ट्री का पढ़ाई की, बट अचानक इनको साइंस में इंटरेस्ट आया, और साइंस में इंटरेस्ट आने के बाद दिस ग्रेट डी ब्रॉगली ने एटम के जो मेन चीज है इलेक्ट्रॉन, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया। दैट थ्योरी इज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। आप बिल्कुल चिंता मत करो कि ये क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। तो डी ब्रॉगली ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया था, जस्ट अभी जान लो, उस प्रिंसिपल का नाम है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये वाली प्रिंसिपल आई थी 1924 में। मतलब एटम में जो भी इंपॉर्टेंट खोज हुआ था ना बेटा 1800 के बाद ही हुआ था, 1897, देख रहे हो। फिर एक बहुत अनोखा इंसान, आप लोग में से किसी ने क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुना है क्या? सुना होगा, साइंस में इंटरेस्ट है तो। क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, जिससे एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन की मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक इंपॉर्टेंट इंसान का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिनका नाम है अरविंद स्क्रॉडिंजर। इनका नाम है अरविंद स्क्रॉडिंजर। इन्होंने एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है और उसके मोशन से रिलेटेड जो सारे कैलकुलेशन होती है, वो फेमस इक्वेशन होती है एक स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, उसके द्वारा किया जाता है। और इनका इक्वेशन जब साइंस को पता चला था तो हमें बहुत सारे चीजों के बारे में पता चल गया। तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन एक फेमस इक्वेशन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और ये आई थी 1926। बेटा डेट्स को आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि नीट में पूछ लिया जाता है। जो बच्चे मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे पूछ लिया जाता है ये डेट्स। ओके, रटना नहीं है, 2-4 बार देखोगे दिमाग में आ जाएगी। फिर मैं आपको दिखा रहा हूं ये इंसान, इनका नाम है हाइसेनबर्ग। फोटो देख लो, स्मार्ट से इंसान है हाइसेनबर्ग। बालक लोग, हाइसेनबर्ग ने नील बोर के थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया था। अभी तक तो आपने यही पढ़ा है ना कि नील बोर ने एक थ्योरी दिया था जो सही है, एटम घूमते रहती है इलेक्ट्रॉन के चारों ओर। आपको मालूम है नील बोर का थ्योरी 100% गलत है, और इसको हाइसेनबर्ग ने प्रूव किया था 1927 में, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। नील बोर की थ्योरी हर एटम में लागू नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी हाइसेनबर्ग की थ्योरी आई थी। और लास्टली आपको मैं बता दूं, ये जो इंसान है चैडविक इनका नाम है। आप लोगों को मालूम होगा इन्होंने क्या खोज किया था, बताओ तो? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किया था। जेम्स चैडविक इनका नाम है। और आपको मालूम है न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी, कोई बहुत दिन पहले की बात नहीं है। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में हुआ है। तो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का खोज 97 में, और तीसरी सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज 1932 में। तो लगभग 35 इयर्स लग गए एटम के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता होने में। और इस 35 साल में हम एटम के बहुत सारी चीजों के बारे में जान गए। और इस 35 साल में क्या क्या हुआ, उन सारे चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? तो आपको एक बार उन महान साइंटिस्ट के चेहरे को देख लो जिनके वजह से आज हम एटम को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। एक बार दिमाग में बैठा लो, हो सकता है कि कोई बड़े एग्जाम में या कोई बड़ी कंपटीशन में इनका चेहरा दिखा दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए
ये कौन है। तो बच्चों आप लोगों ने सबका चेहरा देख लिया Yes, sir. Yes, sir. और मेरा भी एक छोटा सा चेहरा है बगल में, वो भी देख लिया। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा नाम क्या है? Manjeet, sir. मंजीत सर, ठीक है। चलिए, तो मंजीत सर कोशिश करेंगे कि आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाए। बेटा अच्छा लग रहा है कि नहीं, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ। मजा आ मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है सर। है ना। तो चलो बढ़ते हैं इस जर्नी में, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं और केमिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये डेट्स को अच्छे से देख लेना और किसी को कॉपी की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारे चीज आपको मिल जाएंगे अभी क्लास खत्म होने के बाद। जस्ट क्लास खत्म होगा और आप लोग आई सपोज टेलीग्राम ऐप पे आ चुके हो। टेलीग्राम पे सब बच्चे आ चुके हो ना? नो सर। Yes, नहीं sir. आ- अच्छा, श्रीवास्तव क्लासेस का एक टेलीग्राम का ऐप है जहाँ पे सबको आना है, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डिटेल सारा कुछ मिलेगा, उसमें आज मैं सबको ऐड करवा दूँ। ओके, यस सर। तो आप लोग सब आज उसमें ऐड हो जाना। आगे बढ़ते हैं, ये सारे नोट्स आपको शाम होते होते मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर जैसे खत्म हो वैसे ही मिल जाए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली डिस्कवरी के ओर आते हैं जो जे थॉमसन ने किया था। और उस देखो बेटा, ये सारी चीजों को हमें एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके सबको डिटेल्स में पढ़ना है। तो पहली डिस्कवरी के ओर आते हैं जो जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। तो चलो देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जहां पे कैथोड रेज का खोज हुआ था। कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज बेसिकली होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब हाई स्पीड में मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैथोड रेज। तो बालकों, कैथोड रेज क्या होती है क्लियर हो गई ना दिमाग में? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब हाई स्पीड में चलती है तो हम उसको बोलते हैं कैथोड रेज। ओके, अब चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स का खोज हुआ था। तो जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट की थी और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया था एक डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? ये वाली देखो, ये वाली डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब होता है एक ग्लास का ट्यूब, ये शीशा का बना हुआ ट्यूब है जो आप देख रहे हो। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब एक शीशा का बना हुआ हार्ड ट्यूब होता है और उसमें लगे हुए होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहते हैं और जो नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बालकों? कैथोड। कैथोड बोलते हैं। और शायद आपको दिख रही होगी, इमेज में दिख रहा है ना जो कैथोड लिखा हुआ है छोटा सा, क्लियर है? और Yes, sir. एक टर्मिनल कनेक्टेड होता है पॉजिटिव से, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Anode. एनोड। तो आप लोग समझ गए कि थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया था? एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब यूज किया था। ओके, उसमें क्या लगा हुआ था? दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, एक नेगेटिव से कनेक्टेड था और दूसरा पॉजिटिव से कनेक्टेड। ओके, इसके अंदर में उन्होंने गैस भर के रखा, इसके अंदर में उन्होंने गैस भरा था। ओके, आप बच्चों मुझे एक बात बताना, हमारे ऊपर एयर का कॉलम होता है कि नहीं होता है ना? हमारे ऊपर एयर का कॉलम है, हवा है, जिसके कारण एक प्रेशर बनता है जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। मानते हो कि नहीं? है ना? तो एयर का एक प्रेशर होता है जिसको हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं। तो यदि हम लोग इस ट्यूब के अंदर में कोई गैस डालेंगे तो उसका एक प्रेशर बनेगा कि नहीं? अंदर में बनेगा। अब थॉमसन क्या चाहते थे? इस ट्यूब के अंदर में बहुत लो प्रेशर रहे। जब आपको लो प्रेशर रखना है तो ज्यादा गैस रखोगे कि कम गैस रखोगे? कम गैस।
कम गैस रखोगे। यदि ज्यादा गैस होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा ना, कम गैस होगा तो कम प्रेशर होगा। सब बच्चे को क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो हवा था उसको निकालने के लिए एक पंप से कनेक्ट कर दिया था। मतलब क्या, एक्सेस हवा को यहाँ से निकाल दिए और उन्होंने बहुत कम एयर को इसमें रखा था ताकि प्रेशर बहुत कम मेंटेन हो इसके अंदर। तो आप लोगों को समझ आ गया ना? एक कंडीशन, हाँ बोलो बच्चों। पहला कंडीशन जो इस रिएक्शन का था कि इस ट्यूब के अंदर में लो प्रेशर रखनी थी, और लो प्रेशर रखने के लिए जो गैस डाला गया था वो बहुत कम डाला गया था। ओके, यस सर। दूसरा जो कंडीशन था, ये कैथोड और एनोड को एक बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया था, लगभग 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, तो पहला कि बहुत लो प्रेशर रखना है इस ट्यूब के अंदर में, और दूसरा बहुत हाई वोल्टेज रखनी है। जैसे जैसे आस्ते आस्ते वोल्टेज को बढ़ाया गया तो कुछ हुआ था, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले एक और चीज समझ लो, इस ट्यूब के अंदर में यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगाई हुई थी, इस जगह पे जिंक सल्फाइड लगाया हुआ था। अब बच्चों, जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है? यदि जिंक सल्फाइड जहां पे कोटिंग किया रहता है उस पे यदि कोई पार्टिकल हिट करती है ना, तो एक ग्लो सा आता है, एक चमक सा आता है। तो जिंक सल्फाइड यदि कहीं लगा हुआ है तो उस पे कोई पार्टिकल हिट करेगा तो एक चमक सा आएगा। तो मुझे एक बात बताना, मानो आपको यहाँ पे एक चमक सा दिखता है, तो इसका मतलब क्या है? इधर से कोई पार्टिकल आके हिट किया होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? Yes. चलो, अब देखिए क्या हुआ। आस्ते आस्ते जब वोल्टेज को बढ़ाया गया और इस वोल्टेज तक हम लोग पहुंचे 10,000 वोल्ट तक, तो देखा गया कि ये वाला जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है उस पे एक चमक सी दिखती है, एक साइन सी दिखती है। कोई पार्टिकल उधर से आके यहाँ पे हिट कर रहा है तब ना चमक दिख रहा है। ओके, तो थॉमसन ने जो गौर किया था कि कोई पार्टिकल इधर से आ रही है और स्क्रीन को जब हिट करता है इधर जाके तो एक ग्लो सा आता है, एक चमक सा आता है। तो थॉमसन को समझ आया कि कोई ना कोई पार्टिकल्स कैथोड के तरफ से आ रहा है और एनोड के ओर जा रही है। तो वो पार्टिकल कैथोड के तरफ से आ रहा था, इसलिए उसका नाम उन्होंने कैथोड रेज रख दिया। ठीक है ना? अब कैथोड रेज क्यों रखा, ध्यान से सुन लो, क्योंकि वो पार्टिकल्स कैथोड के तरफ से आ रहा था और एनोड के तरफ जा रही थी। अब ये पार्टिकल्स एक्चुअली थे क्या, वो समझिएगा। देखो, आज आपको मालूम है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहती है। ये मालूम है आप सभी को? मालूम है ना? ओके, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मानो इलेक्ट्रॉन को 10 की अट्रैक्शन से न्यूक्लियस पकड़ के रखा है और बाहर की ओर यदि मैं 11 का फोर्स दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी? निकल जाएगा। निकल जाएगी सर। है ना? ये 10 के फोर्स से खींच रहा है अंदर की ओर और 11 के फोर्स से यदि बाहर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक वही चीज हो रहा है यहाँ पे। हम लोग जब इतना हाई वोल्टेज लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है कि वो अंदर के अट्रैक्शन को तोड़ देता है और वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे भरा हुआ था बहुत सारा गैस, इस ट्यूब के अंदर में तो गैस भरी हुई थी थोड़ी मोड़ी, और वो गैस बने हुए थे एटम से, और उस गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होती है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल के ओर गया था, और वही पार्टिकल्स के कारण जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे एक साइन आई थी। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन निकली और इलेक्ट्रॉन जाके जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे हिट किया जिसके कारण एक साइन आई और इलेक्ट्रॉन का खोज इस प्रकार हो गया। ओके, तो आपसे यदि पूछा जाए, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, कौन बताएगा?
कौन हाई बताएगा? वोल्टेज एंड लो प्रेशर। पहला कंडीशन है वेरी लो प्रेशर, दूसरा कंडीशन है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज। अब आपसे कोई पूछेगा कि कैथोड रेज में क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब आपसे पूछा गया कि हाई वोल्टेज देने का रीजन क्या है? हाई वोल्टेज देने का रीजन क्या है? कि इस अट्रैक्शन को वो तोड़ के बाहर निकल पाए। अंडरस्टूड बेटा? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक ग्राफिक्स के थ्रू। आपको एक ग्राफिक्स दिख रही है स्क्रीन पे? यस सर। यस देखो सर। देखो यहाँ पे ये 10,000 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है? और ये वाला कैथोड है, तो कैथोड नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है? नेगेटिव। नेगेटिव होती है। और एनोड क्या होती है? पॉजिटिव। और ये वाला स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे लगा हुआ है जिंक सल्फाइड, और उस पे क्या होता है, कोई पार्टिकल हिट करेगा तो एक ग्लो आती है ग्रीन कलर की। अब देखो हम लोगों ने इस स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच को ऑन किया तो वो एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया। तो जो जितने सारे गैस के एटम्स होंगे सबके इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकली और ये छोटे से होल से पास हुई, और पास होते होते एकदम स्ट्रेट जाके स्क्रीन पे हिट किया, और एक साइन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ओके, और ये साइन से कंफर्म हो गया, ये जो चमक आपको दिख रही है, ये चमक से ये कंफर्म हुआ कि कोई पार्टिकल आ रही है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के ओर, जिसे हम लोग बोले कैथोड रेज। तो आपको ये ग्राफिक्स से ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर बेटा? कोई दिक्कत आप लोगों को? सर ट्यूब में कोई सर एक गैस बार रहेगा और तो रिपीट कर दीजिएगा ना। ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सर ट्यूब में कोई भी गैस रहेगा तो काम करेगा? हाँ, कोई भी। मानो इस ट्यूब के अंदर में मैंने गैस भरा, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्यूब के अंदर में गैस है। गैस क्या से बनी होती है? एटम से बनी होती है। ओके, अब मैं ये 10,000 वोल्ट का करंट को ऑन कर दिया। तो जैसे ही मैं ऑन किया तो इसका जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति वो खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो गैस के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? निकल गए। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो किधर भागे? आगे भागे स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में भागते भागते स्क्रीन पे हिट किया तो स्क्रीन पे एक चमक आई। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो इकट्ठे चले उसको हम लोग क्या बोले? कैथोड रेज बोले। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? चलिए, बहुत सिंपल। डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं ना था सर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी तो गैस में फ्लो किया बेटा। देखो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास किए ना, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से किधर जाएगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. हाँ, तो जिसके कारण एक साइन देखने को आपको मिला। अब देखिएगा इसके कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग समझ लेते हैं। कैथोड रेज क्या होते हैं? जल्दी से कोई बच्चा मुझे बताएगा। Beam of electrons. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब हाई स्पीड से चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब निकलती है तो बहुत हाई स्पीड से निकलती है। तो और वो जो इलेक्ट्रॉन जब निकलती है तो कैसे चलती है? स्ट्रेट चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। और स्ट्रेट कहां से कहां चलती है? कैथोड से एनोड तक चलती है, जो हम लोग ने इस ग्राफिक्स में देखा है। कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। ओके, और पूरे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है कि नहीं? आप देखो बेटा, जहां पे होल है, ये देखो जहां पे होल है उसी के स्ट्रेट लाइन में चमक दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना? तो हम बोल सकते हैं कि कैथोड रे कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कहां से ट्रेवल करती है? कैथोड से लेके Anode तक. Anode. They cause fluorescence on a screen placed in a tube. Fluorescence का मतलब होता है चमक। क्या कैथोड रे एक स्क्रीन जहां पे जिंक सल्फाइड कोटेड है उस पे एक चमक दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। दे रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट चीज, कैथोड रेज
मतलब इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को? नहीं। अब मुझे एक बात बताना, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट देखो, कैथोड रे स्ट्रेट जा रही है। अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो ये कैथोड रे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नीचे आ गई है कि नहीं? फिर से देखिएगा इसको, नीचे वाली पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर वाली नेगेटिव प्लेट है, तो कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गई है कि नहीं झुकी है? सर झुक गई क्या प्रूव होता है? इससे क्या प्रूव होता है, कौन मुझे बताएगा? कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल, यस, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैथोड रे किधर इन्फ्लेक्ट होती है, मतलब इन्फ्लेक्ट मतलब अट्रैक्ट किधर होती है? पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होती है, और किससे डिफ्लेक्ट होती है, मतलब किससे दूर जाती है? नेगेटिव प्लेट से दूर जाती है। तो ये ग्राफिक्स को एक बार ध्यान से देख लो तो आपकी आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, नीचे वाली टर्मिनल पॉजिटिव है, तो कैथोड रे नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव की ओर झुक गया कि नहीं झुक गया? क्लियर है ना बेटा? फिर से देख लो, आप लोगों को आइडिया क्लियर है तो बता देना यस या नो। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरह पता चला था उसको कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज को आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है ना? पहला, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कैथोड से स्टार्ट होता है, एनोड की तरफ जाती है, जिंक सल्फाइड वाले स्क्रीन पे चमक देता है, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होती है। अब ये वाला पढ़ना, जब कैथोड रे कोई हार्ड मेटल पे गिरता है, जैसे कि टंगस्टन, मानो कैथोड रे जा रही है और वो कोई हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन पे गिरता है, तो वहां से टकराने एक्सरे बन जाती है। समझे बात को? एक्सरे के बारे में आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? जो हमारी हड्डियां टूट जाती है तो उसको जोड़ने में काम आता है एक्सरे। यस सर। है ना? तो एक्सरे को कैसे बनाया जाता है, ध्यान से सुनो बेटा। जो कैथोड रेज होते हैं ना, कैथोड रेज को कोई हार्ड मेटल के ऊपर गिराया जाता है, कि जैसे कि टंगस्टन, उसके ऊपर गिरती है तो उससे जब टकराती है तो एक्सरे बनता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि एक्सरे कैसे बनते हैं, तो कैथोड रे जब कोई हार्ड मेटल के ऊपर गिरता है तब बनती है एक्सरे। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको दिमाग में रखना है। रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास कैथोड रेज के बोले तो इलेक्ट्रॉन की होती है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बोलते हैं E/m रेशियो। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। कूलम हुआ चार्ज का यूनिट और केजी हुआ मास का यूनिट। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। सबको क्लियर? समझ आ गई बच्चों? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो ये आप लोग याद रखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू ये होता है। अब मुझे बताओ, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है रेशियो ऑफ चार्ज टू मास इतना ही होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द गैस टेकन। ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर में मानो मैं हाइड्रोजन गैस लिया,
तो मुझे E/m रेशियो का वैल्यू आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब इसको मैं हाइड्रोजन बदल के लगा दूंगा ऑक्सीजन, तो इतना ही आएगा। इसको ऑक्सीजन बदल के मैं नाइट्रोजन गैस रख दूं तो इतना ही आएगा। तो मुझे बताना कि E/m का रेशियो का वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रहा है? कोई बता सकता है मुझे क्यों नहीं चेंज हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता है। यस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास सेम रहता है। किस बच्चे ने ये आंसर दिया, नाम बताओगे मुझे बेटा जरा सा? अनीश। वेरी गुड बेटा। क्योंकि हाइड्रोजन भरो, ऑक्सीजन भरो या नाइट्रोजन भरो, हर केस में तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है ना, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका चार्ज और उसका मास तो हर केस में सेम ही रहेगा, और हर केस में यदि सेम रहेगा तो चार्ज और मास का रेशियो भी हर केस में सेम रहेगा। तो ये बच्चों आपको याद रहेगा। कोई आप लोगों को दिक्कत, इसको आप लोग याद कर दोगे ना? यस सर। चलिए अब देखिए, कैथोड रे के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे, कैथोड रे के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो उसकी परछाई बनाता है। जैसे कि ये देखो, देखो ये कैथोड है और ये एनोड है। यहाँ पे ये वाला एनोड है, ये कैथोड है। यदि कैथोड रेज निकले होंगे तो ऐसे ऐसे निकले होंगे, इधर गए होंगे। ओके, अब देखो मानो कैथोड रे निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। ओके, उधर से आ रहा है, तो यहाँ से तो कैथोड रे पार हो गया होगा, और यहाँ से भी कैथोड रे पार हो गया होगा, और इस जगह से वो पार नहीं हो पाया होगा। जब पार नहीं हो पाया होगा तो यहाँ पे वो क्या बनाएगा, परछाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसका मतलब क्या है, कैथोड रेज कोई मोटी सीट से पार नहीं हो सकता है। कोई यदि कोई मोटा सा कोई सीट रख दोगे रास्ते में तो उसका परछाई कास्ट कर रहा है, इसका मतलब इससे पार नहीं हो पा रहा है, इसलिए ना। इधर पार हो जा रहा है तो इधर ठीक है चलो, और यहाँ पे इसकी शैडो मिल जा रही है। तो कैथोड रे के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आप रख देते हो बच्चों तो उसका क्या बनता है, परछाई बनता है। ओके, गॉट इट? तो ये क्लियर होनी चाहिए। और एक छोटी सी चीज आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाऊंगा। कैथोड रेज मानो यहाँ इधर से आया, यहाँ पे हिट किया, तो ये देखा गया कि ये चक्का जो है ये घूमने लगी, ये वाली जो व्हील है ये घूमने लगी थी। इसका मतलब क्या? मुझे एक बात बताना कि यदि कोई ऐसी चक्का रखा हुआ है और उसके ऊपर आप टॉर्च से रोशनी मार रहे हैं, मानो टॉर्च से रोशनी मार रहे हैं, तो क्या ये चक्का घूमने लग जाएगा? नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चक्का को घुमाने के लिए क्या चाहिए आपको, फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? तो फोर्स आपको किससे मिलता है? पार्टिकल से मिलता है। कि कोई रोशनी मारोगे, टॉर्च का रोशनी मारोगे, क्या ये चक्का घूमने लग जाएगा? नहीं ना। तो एक्चुअली ये जो चक्का घूमने लगा था, इससे ये पता चला कि कैथोड रे कोई पार्टिकल्स है, कोई चीज है जिसके पास कुछ मास है, जिसके चलते वो जब टकरा रहा है वो व्हील से, तो इसको वो घुमा दे रहा है। अंडरस्टूड? तो कैथोड रे के रास्ते में यदि कोई पतला सा, मतलब एक अल्युमिनियम का फॉइल जैसा कोई चक्का रख दोगे तो उसको वो घुमाने लग जाता है। इससे क्या प्रूव होता है कि कैथोड रे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इसका मतलब वो कोई पार्टिकल्स है। अंडरस्टूड? तो इससे ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जो निकला वो पार्टिकल्स हैं और उसके पास कुछ मास है, तभी वो फोर्स दे पा रहा है। तो कैथोड रे के ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप बहुत अच्छे से देख लो। एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो कि कैथोड रेज कोई छोटे से व्हील को रोटेट कर सकता है यदि उसके रास्ते में रख दिया जाए तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है ना? कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। कैथोड रे कहां से कहां ट्रेवल करते हैं? कैथोड से एनोड। कैथोड से एनोड तक ट्रेवल करते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, कैथोड से निकल रही है, एनोड की ओर जा रही है ना? और हम लोगों ने क्या देखा, कैथोड रे से चमक आती है स्क्रीन में, कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की ओर जाती है। कैथोड रे यदि हार्ड मेटल टारगेट पे गिरेगा तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है। तो यहां तक आपकी आइडिया क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। नो नो सर।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, और वो कंक्लूजन आप लोग समझ गए होंगे। यदि एक्सपेरिमेंट समझ गए होगे तो ये सारे लाइन को एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। तो थॉमसन ने जो ये सोचा था तो सही सोचा था या गलत सोचा था, बताना मुझे। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सही सोचा था? Yes, सही sir. सोचा था। यस, तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो सही सोचा था। और आज के दिन में वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? अब ये एक बात, एक इंटरेस्टिंग बात जान लो कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था। थॉमसन जस्ट बोला था कि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलती है। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप पता करके आना। नेक्स्ट क्लास में मुझे पता करके बता सकते हो, या अभी कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? किसी बालक को मालूम है कि नहीं? चलिए आपके लिए होमवर्क रहा, ये होमवर्क है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया। ठीक है, चलिए दूसरा नहीं। अब देखिएगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये एटम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मानते हो कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ही सारा केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मानते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, यस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है। और इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो फिक्स्ड होती है, चार्ज भी होती है वो फिक्स होती है, और हर केस में आप कोई भी गैस यूज कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हर केस में सेम निकलेंगे। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? ये सही सोचा था कि नहीं सोचा था थॉमसन? यस सर। यस सर। सही। तो ये तीनों पॉइंट्स को एक बार आप पढ़ लो, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा एक बात बताओ, तो मैं दो ही बच्चे का आवाज सुन पा रहा हूँ, बाकी बच्चे का थोड़ा मैं नाम देखूं। अनीस बेटा समझ आ रही है? यस सर। कमल? यस सर, समझ आ रहा। ओ, आयुष टंडन? यस सर। ओके, आलोक रंजन? यस सर। ओके, और कौन कौन है सबका नाम? मुस्कान? मुस्कान Yes, बेटा? sir. ओके, मौसमी क्लियर है ना सब कुछ? Yes, sir. यस सर। ओके, कोई भी दिक्कत हो तो बताना है, ठीक है ना? ऐसे मन में नहीं रखना है, दिल में रख लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, मुझे खुल के बताना है, यदि नहीं समझ आएगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। अब चलिए इलेक्ट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टीज को बताना है। लो मेरा पेन काम करना बंद कर दिया, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आ गया मेरा पेन। ये वाला स्टेटमेंट मुझे बताना ये सही है कि गलत। पहला, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज आर अलाइक हैव आइडेंटिकल मास, ये सही कि गलत? यस सर। सर सही है। सही है सर। यस। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ये दिमाग में रख लो। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ग्राम में कितना होगा? देखते हैं कौन बताएगा, ग्राम में कितना होगा ये? सर 1.9 into 10 to the power minus 29. 1.9 का होगा, 9.1 होगा। सर यस सर सर। 9.1 into 10 to the power minus 28 kg ग्राम। ग्राम, ग्राम। ओके, चलिए इंटू 10 to the power 3 कर लेंगे। 1 kg इज इक्वल टू कितना? 1000 ग्राम होती है ना, तो कन्वर्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। चलिए, दिस इज क्लियर। अब ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप लोग एक काम करना बेटा, आज तो मैं ये भेज दूंगा, इसके कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि ये नोट्स बहुत काम आएंगे। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सारे चीज बनाया हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में, ये दिमाग में रखना। तो इसको एक प्रॉपर कॉपी में नोट्स बना लेना। भले आपके मोबाइल में ये सेव रहेगा, आपके पास जब चली जाएगा तो ये मोबाइल में तो सेव रहेगा ही रहेगा, बट मैं बोलूंगा आप लोग कॉपी में इसे लिख लेना। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे सर सर। लिखेंगे लिखेंगे सर। सर, लिखेंगे।
सब बच्चा लिखेगा कि हम आके घर में लिख देंगे? नहीं सर, सर, आप क्यों लिखेंगे। लिखेंगे, हम लोग खुद लिख लेंगे। हम नहीं आएंगे, काहे कि कोरोना पकड़ लेगा, हम बाहर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या सोच रहा है, ये प्यारा सा जो हनुमान जी हैं, ये क्या सोच रहे हैं? पढ़ो तो जरा सा, देखो तो ये हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, बताओ तो जरा सा, इनका सोच क्या है, जरा बताना मुझे। क्या ये सही सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं बेटा? कि हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है, हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि एटम्स क्या होती है, न्यूट्रल होती है। हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि नहीं जूनियर क्लास में ये चीज? Yes, Yes. sir. न्यूट्रल होती है। बट सर ने तो ये चीज पढ़ा दिया कि एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी चार्ज नेगेटिव होती है। तो ये प्यारा सा बंदर साहब ये सोच रहे हैं कि सर ने जब पढ़ाया कि एटम के अंदर में नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली पार्टिकल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर में जब नेगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, तब ना नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब ये बेचारा सोच रहा है कि सर ने तो पढ़ा दिया कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, तो एटम के अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है, तो इसका भी प्रोटॉन। खोज हुआ होगा। एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है? तो इसके बारे में एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन, जिन्होंने हम चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। ओके, अब गोल्डस्टीन ने हमें क्या बताया था वो तो हम लोग देखेंगे ही, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, इसका जवाब मुझे कौन देगा? कौन देगा मुझे इसका जवाब? सर ऑल ऑफ दीज। All of these. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांट सकते हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। इसका क्या आंसर होगा? फटाफट सोच के आंसर बता देना है बिना समय वेस्ट किए। इलेक्ट्रॉन्स। किसने आंसर दिया सबसे पहले? सर आलोक रंजन। आलोक रंजन, वेरी गुड। A cathode ray tube is made up of glass containing two thin pieces of metal, और वो जो thin pieces of metal लगे रहते हैं वो क्या, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। सोच के देखो, नेगेटिव लो प्रेशर हाई वोल्टेज। ऑप्शन नंबर Sir D. Sir D. सर डी। वेरी गुड, वेरी गुड। लो प्रेशर रखेंगे और हाई वोल्टेज रखेंगे। ओके, गॉट इट। पांचवा क्वेश्चन, which of the following substance shows the property of phosphorescent? phosphorescent का मतलब क्या होता है बेटा? देखो स्क्रीन पे हम लोग लगाते थे ना एक चीज, और उसके कारण क्या होता था, कोई पार्टिकल जब उसको हिट सर ए नंबर जिंक सल्फाइड। उसके जिंक कारण चमक आता था। जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? ZnS। ZnS, वेरी गुड। देखो एग्जाम में कभी कभी फॉस्फोरेंट या फ्लोरोसेंट भी लिख देगा, ठीक है ना? एग्जाम में वो इस तरह लिख देता। देखो मैं जब एक टॉपिक करवा दूंगा तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, तो आराम से ध्यान से पढ़ना है, एकदम आराम से चीजों को देखना है ताकि उसी दिन आइडिया क्लियर रह जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला रहने दो, ये क्वेश्चन अभी रहने दो, आपके थोड़े सोच से ऊपर है। ये वाला बताना क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर Both A and B. सर बोथ ए एंड बी। बच्चों 1 मिनट रुकना, थोड़ा मेरा लैपटॉप का चार्ज कम हो रहा है, मैं इसको चार्ज से 2 मिनट रुकना बस। चार्ज लग गई, मैं भी आ गया। हाँ क्या बोला आंसर, जल्दी बताओ। C. Both A and B. Both A and B. बोथ ए एंड बी। both A and B. Yes. Which of the following option is correct regarding cathode ray? It does not depend upon the material of electrode. कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। It does not depend upon the nature of gas taken. Yes, A और B दोनों सही ऑप्शन है। क्या होगा आंसर इसका? Sir, option A. ऑप्शन ए। Option D. डी। D, sir. Sorry. D. बालक लोग गलती कर रहे हो। 1.76 मैंने राउंड ऑफ करके बता, ठीक है, इंटू 10⁻11 कूलम करके। हाँ ये रहने दो, ये वाला बताओ। 1 मिनट, इसका आंसर आप लोग अभी नहीं बता पाओगे। चलो इसका बताओ तो। हाइड्रोजन। फॉलोइंग एटम हैज हाइड्रोजन। Sir, hydrogen. प्लूटियम। Which of the following atom? Protium. प्रोटियम। देखो हाइड्रोजन नॉर्मली बात होता है ना तो H2 गैस की बात हो जाती है, तो 1H1 बोल सकते हैं हम प्रोटियम, ठीक है ना। तो 1H1 इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगी, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। और इसका क्या होगा? 1D2 होती है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। Yes, sir. प्रोटियम, 3 isotopes. और ट्रिटियम। और हाइड्रोजन नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन गैस को बोलते हैं, ठीक है, बट इट्स ओके। करेक्ट। अभी मास ऑफ न्यूट्रॉन आप लोग रहने दो, इट्स ओके। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने जो सारे चीज पढ़े, आप लोगों के साथ जो सारे डिस्कशन हुए कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ मुझे। Yes, खुल के। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों के पास, सबके पास केमिस्ट्री को पढ़ने का रीजन है कि नहीं है? Yes, sir. Sir, है sir. है। Yes. और हम लोगों ने आज जो चैप्टर स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर पढ़ने का भी हमारे पास बहुत सारी रीजन है, क्योंकि एटम को जब तक हम लोग अच्छे से नहीं समझ लेंगे तब तक हम लोग केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये चैप्टर को मैं पहले पूरी तरह से आपको अच्छे से समझा दूंगा, फिर उसके बाद ही कोई चैप्टर को टच करूंगा। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि एटम के खोज में किस तरह अलग अलग पास्ट में बहुत सारे जो साधु संत थे उन्होंने कुछ बोला, फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट के बारे में जाना कि उन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। नेक्स्ट वी सॉ कि कैथोड रेज क्या होती है, कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है, और हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। हाँ, एटम के अंदर में एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह प्रोटॉन का खोज हुआ और किस तरह न्यूट्रॉन का खोज हुआ। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अलग अलग मॉडल जो एटम के आए, थॉमसन की मॉडल जो आप लोगों ने पढ़ा है जूनियर क्लास में, उसके बारे में हल्का फुल्का बताऊंगा। रदरफोर्ड के बारे में बताऊंगा, फिर नील बोर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मेन चीज पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह नील बोर का मॉडल फेल हुआ और एटम का जो नया मॉडर्न रूपरेखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसको एक बार आप समझ जाओगे तो केमिस्ट्री आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं सकते। और मॉडर्न एटम को समझना मतलब साइंस को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा
तो आज के क्लास के लिए तो मैं आप लोगों को बोलूंगा एक छोटा सा थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा कि बुरा लगा? सब वेरी अच्छा इंटरेस्टिंग। लगा सर। अच्छा लगा सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। आज के लिए यस सर। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। Thank you, sir. बाय।